हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन्स एज एन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 6th क्लास की सिविक्स के चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे समीर 1 और समीर 2 अलग रिलीजन, अलग रीजन और अलग कल्चर होने के बावजूद दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन पाए। उसके साथ साथ हम लोगों ने डाइवर्सिटी को देखा और देखा कि इंडिया में किस किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है और डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में किन चीज़ों को ऐड करती है, कैसे उसमें फ़न और एक्साइटमेंट लाती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे केरला और लद्दाख, जो कि इंडिया के ही दो अलग अलग स्टेट हैं, वहाँ के हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वहाँ की डाइवर्सिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंडिया के मैप में केरला और लद्दाख को आपको लोकेट करना है। उसके बाद आपको कोई 3 वेज ऐसे बताने हैं जिससे आपको ये पता चलता हो कि वहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से वहाँ की ये चीज़ें किस किस तरह से प्रभावित होंगी या इन्फ्लुएंस होंगी। जैसे कि जो वो खाना वो लोग खाएंगे वो कैसा होगा, जो क्लोथ्स वो लोग पहनेंगे और जो काम वो लोग करेंगे वो कैसा होगा। केरला और लद्दाख के ईटिंग हैबिट्स, क्लोथिंग स्टाइल और जो काम वो लोग करेंगे वो कैसे एक दूसरे से अलग होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया हुआ है, ड्राई बैरन लैंडस्केप है जो कि माउंटेनियस डेजर्ट है लद्दाख का। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर दिखाई हुई है। तो आइए अब लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। लद्दाख जो है एक डेजर्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के माउंटेन्स में ईस्टर्न पार्ट में है और यहाँ पर लेस एग्रीकल्चर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो रेन होती है बहुत ही कम रिसीव होती है और यहाँ पर पूरे साल क्या होता है, स्नो से जो रीजन होता है वो ढका रहता है और यहाँ पर बहुत ही कम ट्रीज जो है वो ग्रो होते हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए क्या करना पड़ता है, समर मंथ्स में उनको स्नो के मेल्ट होने का वेट करना पड़ता है। जब स्नो मेल्ट होती है तो जो मेल्ट होने के बाद जो पानी होता है लोग उसको ड्रिंक करते हैं, एज अ ड्रिंकिंग वाटर लोग उसको यूज़ करते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, शीप और गोट जैसे जो एनिमल्स होते हैं उसको लोग टेम करते हैं, उसको पालते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे क्या मिलता है, उनको पश्मीना वूल मिलता है। पश्मीना वूल जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और इससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। इस वजह से पश्मीना शॉल भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। मार्केट में इनका रेट काफ़ी हाई होता है। तो जो लद्दाख के लोग होते हैं इस पश्मीना वूल को केयरफुली कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको जो ट्रेडर्स होते हैं कश्मीर के उनको ले जाकर वो बेचते हैं। तो वहाँ पर कश्मीर में पश्मीना शॉल जो है वो वुवन की जाती है। वहाँ पे उसको लोग जो है बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से लोग उसको बुनते हैं। यहाँ के लोग जो है मीट खाते हैं और मिल्क खाते हैं और मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं लाइक चीज़ और बटर, उसको भी ये लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। और हर एक फैमिली के पास क्या होती है, कुछ गोट होती है, कुछ काउज होती हैं और डजोज होती हैं। क्योंकि देखिए ये लोग मीट और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं तो डेली तो ये लोग मार्केट से बाय नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली में ही ये लोग इसको टेम करते हैं। अब देखिए, डेजर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। इवन इसको एक गुड ट्रेड रूट जो है वो कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ से कई सारे पासेज जो है वो गुजरते हैं। तो लोग क्या करते हैं, कारवांस में जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ से कहाँ जाते थे, तिब्बत जाते थे वो लोग। और ये जो कारवांस होते थे ये टेक्सटाइल को, स्पाइसेस को और रॉ सिल्क को और कारपेट्स को कैरी करते थे। इनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी। अब देखिए आगे बताया हुआ है कि बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत लद्दाख के थ्रू ही पहुंचा और लद्दाख को लिटिल तिब्बत, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। कई बार यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि छोटा तिब्बत या लिटिल तिब्बत किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को कहा जाता है। इस्लाम जो है लगभग 400 साल पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था और अब अगर आप अभी भी जाएंगे तो आपको एक अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए, लद्दाख में एक ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग्स एंड पोएम्स का। यहाँ के लोगों को जो सॉन्ग्स एंड पोएम्स होती है वो ओरली याद रहती है, लोग उसको गाते हैं। और जो लोकल वर्जन है तिब्बतियन नेशनल एपिक, जिसको केसर सागा कहा जाता है, यहाँ के मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट जो होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं और उसको गाते हैं। यानी मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों ही वहाँ के जो नेशनल एपिक है उसको क्या करते हैं, गाते हैं उसको और उस पर प्ले भी करते हैं, उस पर परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो ये तो बात हुई लद्दाख की। यहाँ पर देखिए एक वुमेन की पिक्चर दिखाई हुई है जो कि पश्मीना शॉल को ये वीव कर रही है, उसको बुन रही है। तो हमने देखा कि कैसे जो लद्दाख है वो एक डेजर्ट है और यहाँ पे किन किन चीज़ों का जो है इफेक्ट पड़ा है वहाँ की लाइफ पर, वहाँ के लोग क्या किन किन कामों में, किन किन एक्टिविटीज़ में लोग इंक्लूड हैं। तो अब बात करते हैं केरला की। केरला जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के और ये जो है सराउंडेड बाय सी एंड हिल्स है। यानी इसके साइड साइड में क्या है, सी और हिल्स हैं। और यहाँ पे
बहुत ज़्यादा संख्या में स्पाइसेस लाइक के पीपर, क्लोव्स एंड कार्डामॉन्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं, यानी काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे जो मसाले होते हैं यहाँ पर वो उगाए जाते हैं। और ये मसाले ही हैं जो ट्रेडर्स के लिए इस प्लेस को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जेविस और अरब ट्रेडर्स जो है वो आए थे, और ऐसा माना जाता है कि जो अपोस्टल थे क्राइस्ट के, सेंट थॉमस, वो लगभग यहाँ पर 2000 साल पहले आए थे, और क्रिश्चियनिटी भी इनके साथ ही इंडिया आई थी। तो इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाने का जो क्रेडिट है वो सेंट थॉमस को ही दिया जाता है। कई सारे जो अरब ट्रेडर्स हैं वो आए और यहीं पे सेटल डाउन हो गए, क्योंकि शायद उनको यहाँ से ट्रेड करना काफ़ी अच्छा लगा होगा या उनको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा, तो वो लोग जो है यहीं पे सेटल। बतूता जो लगभग 700 साल पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने कई सारी जगह की ट्रैवल किया। तो उन्होंने अपने ट्रैवल लिस्ट में ये लिखा हुआ है, इब्न बतूता जो कि लगभग 700 साल पहले इंडिया में आए थे, और उन्होंने अपने ट्रैवल लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने मुस्लिम्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, मुस्लिम्स की लाइफ्स को, और उन्होंने लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स जो है वो एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है इंडिया में। उसके बाद जो है पोर्तुगीज़ भी आए थे, जिन्होंने इंडिया से यूरोप का जो रूट है, सी रूट, उसको उन्होंने फाइंड आउट किया। वास्को डी गामा जो है अपनी जो शिप को लेकर यहीं पर उन्होंने लैंड किया था, केरला में ही। तो आपको यहाँ पर इन सारे रिलीजन के लोग जो हैं वो देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इन सारे रिलीजन के लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अब देखिए जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजन्स को लोग प्रैक्टिस करते हैं। लाइक यहाँ पे जुडिज़म भी है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदुज़म भी है और बुद्धिज़्म भी है। तो यहाँ पे इन सारे रिलीजन के लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए जो यहाँ के फिशिंग नेट्स होते हैं वो एग्जैक्टली दिखते हैं जैसे कि चाइनीज़ फिशिंग नेट्स होते हैं, और इसको चीना वाला कहा जाता है। कई बार यहाँ से भी जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। और जो बर्तन ये लोग यूज़ करते हैं फिश को फ्राई करने के लिए, उसको चीना चट्टी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो वर्ड आ रहा है चीना वाला में चीन और चीना चट्टी में चीन, ये जो चीन वर्ड आया है ये शायद चाइना से ही आया होगा, क्योंकि चाइना से लोग जो है यहाँ पे ट्रेड करते होंगे, ऐसा माना जाता है। और देखिए यहाँ की लैंड जो है वो काफ़ी फर्टाइल है, और क्लाइमेट भी ऐसा है कि यहाँ पर राइस को जो है ग्रो किया जाता है, और मेजोरिटी में लोग जो है यहाँ पे राइस को खाते हैं, फ़िश को खाते हैं और वेजिटेबल्स को खाते हैं। तो ये तो बात हुई केरला की। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बोट रेस दिखाई हुई है, और इसके बारे में बताया हुआ है कि द बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। तो जो बोट रेस है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओनम फेस्टिवल का, और ओनम फेस्टिवल जो है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको आप कमेंट करके बताइए। तो हमने लद्दाख और केरला के बारे में देखा। तो अब देखिए आगे बताया हुआ है कि केरला और लद्दाख ये जोग्राफिकल फीचर्स में क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बट अगर उनकी हम हिस्ट्री देखें तो वो कुछ हद तक सिमिलर है, और उनका कल्चर भी थोड़ा सा सिमिलर है। दोनों ही जो रीजन्स हैं वो चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि दोनों जगह ही चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स आए थे। लद्दाख में भी आए थे और केरला में भी आए थे। और जो केरला की जोग्राफ़ी है वो अलाउ करती है कि वहाँ पे स्पाइसेस की कल्टीवेशन की जाए, यानी जो मसाले हैं उसकी खेती की जाए। और जो लोकेशन है लद्दाख की, वहाँ के लोग जो है लद्दाख की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग लोग वहाँ पर वुल को मतलब इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भेड़ बकरियाँ लोग पालते हैं, क्योंकि वो गर्म है। तो यहाँ के लोग जो हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह लद्दाख और केरला के बारे में पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो किसी प्लेस की हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है, उससे जो वहाँ का कल्चरल लाइफ होती है वो क्या होती है, टाइड होती है। मतलब वो एक तरह से जुड़ी होती है, जैसे वहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगी, उससे जो उनकी कल्चरल लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो अब देखिए जो इन्फ्लुएंस होता है डाइवर्स कल्चर का, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पास्ट की ही थिंग है। इवन हम जो आज प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, हम प्लेस टू प्लेस जो है काम के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए या फिर वर्क के लिए या फिर प्रोजेक्ट के लिए, हम क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस हम लोग मूव करते हैं, कभी इसी स्टेट में कभी उसी स्टेट में। तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अपने साथ हम क्या करते हैं, अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को भी हम लोग मूव करते हैं। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जब हम किसी प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ की कुछ चीज़ें क्या करते हैं, हम अडेप्ट कर लेते हैं, और स्लोली स्लोली वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती हैं। तो इसी तरह जो हमारे नेबरहुड होते हैं, जिनके पास हम लोग रहते हैं, उनसे भी हम कई सारी चीज़ जो है सीखते हैं। अपनी कम्युनिटीज़ से हम लोग कई सारी चीज़ें जो हैं वो अडेप्ट करते हैं। डेली लाइफ में भी हम लोग जो है एक दूसरे से कई सारी चीज़ जो है वो सीखते हैं, स्टोरी सुनते हैं, उनकी लाइफ्स के बारे में हमें पता चलता है, उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो होते हैं उनके बारे में पता चलता है, और हम जो है कई सारी चीज़ें जो है वो साथ में ही करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी यानी एकता, और डाइवर्सिटी यानी विविधता। तो विविधता में कैसे एकता है, देखिए जो इंडिया की डाइवर्सिटी है इसको हमेशा से ही इंडिया का स्ट्रेंथ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में तरह तरह के लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है तो इसकी वीकनेस है, इसको हमेशा से ही इसकी स्ट्रेंथ माना जाता है।
तो कैसे जब ब्रिटिश रूल था इंडिया पर, तो जो वुमेन थे, मेन थे, जिनका डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट रिलीजन था, डिफरेंट रीज़न था, वो सारे के सारे एक साथ आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स का अपोज किया। तो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट भी हज़ारों लोग जिनका डिफरेंट बैकग्राउंड था, वो लोग एक साथ आए और उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने एक साथ एक्शंस लिए, एक साथ वो लोग जेल गए और एक साथ ही उन्होंने कई सारे वेज निकाले जिससे कि ब्रिटिशर्स का वो लोग अपोज कर सकें। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि वो लोग इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उनको ये लगता था कि डाइवर्सिटी के बेसिस पर वो लोग इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। बट ऐसा वो लोग नहीं कर पाए। इवन इंडियंस ने ये करके दिखा दिया कि वो डिफरेंट है बट फिर भी वो लोग एक है, यूनाइट है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो बैटल है, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें वो सब क्या है, एक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक पोएम दी हुई है, एक सॉन्ग लिखा हुआ है जो कि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, तो जो लोग उसमें शहीद हुए थे, जो मारे गए थे, उनको याद करके लिखा गया है। तो जिसमें जो ब्रिटिश जनरल था जिसने क्या करती गोली चलवा दी थी, जो लोग वहाँ पे पीसफुली लोग थे और निहत्थे थे वहाँ पर, उसने सबके ऊपर गोली चलवा दी थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे और लोग जो है घायल भी हो गए थे। तो उनको ही याद करके जो ये ऊपर जो सॉन्ग लिखा हुआ है ये गाया था। इसको आपकी बुक में दिया हुआ, आप ज़रूर पढ़ना इसे। तो यहाँ के जो मैन, वुमेन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, पुअर सब लोग क्या किए, एक साथ आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट किया। और ये सॉन्ग है वो कंपोज किया गया था इनकी मेमोरी में, जो ये ब्रेव पीपल थे, इनको सम्मान देने के लिए, इनको एक तरह से इनकी मेमोरी में इसको गाया गया था। तो यहाँ पर देखिए ये नेहरू जी हैं, ये स्पीच डिलीवर कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पे। तो आप देखेंगे कितने सारे लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि इंडिया को जब फ्रीडम मिला तो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो सब लोग जो है पंडित नेहरू की जो स्पीच सुनने के लिए लोग वहाँ पर आए थे। देखिए सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स जो कि इमर्ज हुए थे उस टाइम पे जब फ्रीडम चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो वे क्या करते हैं, इंडिया का जो रिच ट्रेडिशन है और जो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस देते हैं, इवन उसको बनाए भी रखते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, क्या आप जो इंडियन फ्लैग की स्टोरी है उसको जानते हो। इंडियन फ्लैग जो है वो एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए। जब हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था उसमें जो इंडियन फ्लैग है उसको जो है एक सिंबल बनाया गया था। जहाँ पर भी लोग प्रोटेस्ट करते थे लोग इंडियन फ्लैग को ही यूज करते थे। तो देखिए एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि इंडियन यूनिटी जो है वो कुछ बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये क्या है, लोगों के अंदर है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है कहीं बाहर से उसको थोप दिया है लोगों पे, ये क्या है, लोगों के अंदर ही है। जो तरह तरह के जो विश्वास हैं, जो लोगों के बिलीफ्स हैं, कस्टम्स हैं, उनको क्या करती है, टोलरेट करने की, यानी उसको एक्सेप्ट करने की एक फीलिंग है, एक भावना है, जिससे लोग क्या करते हैं, जितने भी रिलीजन, कल्चर या जो भी प्रैक्टिस हैं उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसको लोग मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो नेहरू जी ही थे जिन्होंने इस फ्रेज को दिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। और ये हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि हमारी कंट्री में सच में क्या है, विविधता में एकता ही है। तो देखिए आगे बताया हुआ है, जो इंडियन नेशनल एंथम जिनको कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो एक अनदर एक्सप्रेशन है यूनिटी ऑफ इंडिया का। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो नेशनल एंथम है वो डिस्क्राइब करता है यूनिटी को। तो देखिए जो हमारा नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक है, इसमें लाइन्स आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो इसमें क्या है, पंजाब से सिंध लेकर फिर गुजरात और मराठा यानी जो महाराष्ट्र वाला रीजन है सारा, फिर द्रविड़ उत्कल बंग, द्रविड़ यानी जो तमिल वाला एरिया है, फिर बंगाल यानी बंगाल वाला जो एरिया है। तो ये सारा जो भी रीजन है वो उसमें सबको जो है इंक्लूड किया गया है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तो विंध्य वाला जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, हिमाचल वाला एरिया हिमाचल, विंध्य हिमाचल, फिर यमुना गंगा, तो उन सारे रीजन्स को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह जो है ये पूरी हमारे जो पूरी जो इंडिया है उसको दर्शाता है। तो इस तरह क्या है, ये यूनिटी को दर्शाता है जो हमारा नेशनल एंथम है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो आइए इसे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है, ड्रॉप अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो आपको क्या करना है, जितने फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। फिर उन फेस्टिवल्स में से कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन के और रिलीजन के जो लोग हैं उनको साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए अगर आप हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू जो है होली, दिवाली, दशहरा,
रामनवमी, रक्षाबंधन, इन सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं। और अगर आप मुस्लिम की बात करोगे तो वो रमज़ान, ईद, बकरीद इन फेस्टिवल को मनाते हैं। सिख की बात करोगे तो आप वो लोहड़ी, गुरु पर्व जैसे फेस्टिवल्स को मनाते हैं। और अगर आप क्रिश्चियन की बात करोगे तो वो क्रिसमस डे को मनाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, और फिर 2 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हम सब मनाते हैं। बट अगर इनमें से हम लोग ऐसे फेस्टिवल्स को लिस्ट करें जो कि सारे कम्युनिटीज़ के द्वारा मनाया जाता है, तो देखिए जो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और 2 अक्टूबर है, ये क्या हमारे नेशनल फेस्टिवल, तो इनको क्या करते हैं, सारे रीजनल और सारे रिलीजन के जो लोग होते हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया में रहना, तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ की रिच हेरिटेज है और जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में किन किन चीज़ों को ऐड करती है। तो देखिए इंडिया में जो है बहुत तरह की डाइवर्सिटी है। यहाँ पे डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन वाले लोग हैं। उनके जो खान पान, उनका पहनावा, रहन सहन, ये सब क्या है, सबका अलग अलग है। तो जब हम लोग कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हम उनकी लैंग्वेज, उनका रहन सहन, उनका जो ईटिंग हैबिट है, उनका जो क्लोथिंग स्टाइल है, उनका जो रिलीजन है, उन सब के बारे में हमें जानने का एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? तो आपके अनुसार जो उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा है वो इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे अप्रोप्रिएट हो सकता है, और उन्होंने अपनी बुक जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये सेंटेंस कहा है, इसको कहकर वो इंडिया की जो यूनिटी है उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए इसके बारे में वो ये कहना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों के अंदर से है। जो इंडियन यूनिटी है वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स को, डिफरेंट कस्टम्स को टॉलरेट करने की क्या करती है, एक फीलिंग देती है, एक पावर देती है उनको रिस्पेक्ट करने की, कि वो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर और जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या कर सके, वो रिस्पेक्ट दे सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेक्रे विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियन एसेंशियल यूनिटी। तो आपके अकॉर्डिंग जो ये पोएम दी हुई थी ऊपर जलियांवाला बाग के बारे में, उसके अनुसार जो इंडिया की यूनिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी लाइन जो है वो रेफ़र करती है, कौन सी लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए इसमें जो ये वाली लाइन है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लॉस टुगेदर टुडे, यानी जो हिंदूज़ और मुस्लिम में सबके जो खून है आज वो एक साथ बहें। तो ये जो लाइन है वो इंडियन यूनिटी को दिखाती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज अनदर रीजन इन इंडिया and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other? How? तो आपको क्या करना है, जैसे कि अभी केरल और लद्दाख का जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी के तरीके आपको क्या करना है, कोई दूसरा रीज़न आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसके बारे में आपको स्टडी करनी है, और आपको ये पता करना है कि कैसे वहाँ के हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है वहाँ की डाइवर्सिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप जो है किसी भी ऐसे 2 स्टेट ले सकते हो, जैसे कि आप गुजरात ले लो या फिर असम ले लो, या फिर कोई भी आप 2 स्टेट लेकर उनका स्टडी जो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी कंप्लीट हो गए और चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।